गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे अर्बन क्लासेस में एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। अगर आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म से तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको क्लास को स्टार्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। और चूंकि इनिशियल प्रारंभिक तौर पे अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो क्लास में थोड़ा सा आनंद आता है और तेज़ी से हम लोग उसको आगे बढ़ाने में कोशिश करते हैं। और चूँकि स्टार्टिंग में सभी लोग जुड़ जाते हैं तो ये रहता है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट से सभी लोग जुड़े हैं तो एक प्रकार से बेहतर रहता है, किसी का कुछ छूटता नहीं है। तो तो सभी लोगों का इन्विटेशन है, जो लोग आना चाहते हैं प्लीज़ आ जाइए, जुड़ जाइए और इस ऑनलाइन क्लासेस में। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जितने लोग अधिक आएँगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर हम लोग परफ़ॉर्म कर पाएँगे। आप सभी लोग, आप और हम लोग मिलके एक बेहतर क्लास प्रारंभ कर पाएँगे। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाएँ और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ, ताकि हम लोग क्लास को प्रारंभ कर पाएँ। जैसा कि दोस्तों ये हमारा जो लेक्चर है प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट जो हमारा है, ये प्रैक्टिस सेट 7वां है, 7th प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम चर्चा करेंगे फिर से इतिहास के तीनों भागों की। इतिहास के उन पन्नों को उकेरने का प्रयास किया जाएगा, पलटने को प्रयास किया जाएगा। और इतिहास में जो घटित हुआ है, जो घटनाक्रम है, जो लोगों द्वारा चीज़ें की गई हैं, शासकों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, राइटर्स द्वारा, सभी के द्वारा जो चीज़ें घटित हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में हमारी चर्चा होगी यहाँ इतिहास में। और तीनों पार्ट को शामिल कर किया गया है। और चूँकि आप लोग किसी भी प्रकार की क्वेरी है, अगर संस्था के रिगार्डिंग कुछ अगर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अगर जानना चाहते हैं, तो सामने स्क्रीन पे जो नंबर आपके सामने मौजूद है, इस नंबर पे आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं। सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको, जो जिस प्रकार की जानकारी चाहिए, वो जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा प्लीज़, अगर आप लोगों को बार-बार कहता हूँ, लेक्चर पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ-साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि प्रॉपर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मेरा यही अभी निवेदन है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, तो हम लोग क्लास को फटाफट स्टार्ट कर लें। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। और अ अ, जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। और ठीक है, जो हमारे चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली क्या है ना, अभी कुछ देर पहले एक लेक्चर लिया है तो कम से कम उसी लेक्चर में काफ़ी समय हो जाता है। लगातार बोलना और साइनस की प्रॉब्लम होने की वजह से, लगातार बोलने की वजह से थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग थोड़ा सा फील होने लगता है। तो और बिल्कुल गैप नहीं मिला है। अभी 10 बज के 5 या 6 मिनट पे हमने वो क्लास ख़त्म की है, तो ये क्लास हमारी फटाफट स्टार्ट होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों जुड़ जाइए, जो लोग भी यहाँ आते हैं प्लीज़ वो लोग जुड़ जाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्लास हो पाए। सामने टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? आप लोग इसे जॉइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप लोग जान ही रहे हैं, देखने में कोई आसानी नहीं परेशानी नहीं होती होगी। आप लोग देखते रहिए उसमें और लगातार क्लास में बने रहिए, लगातार चीज़ें करते रहिए, लगातार चीज़ें पढ़ते रहिए। वो आपके लिए लगातार लाभदायक होंगी। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली हैं। तो मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है, मैं बार-बार कहता हूँ, इस पोर्शन में भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल न्यू क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ आपको जानकारी में हो, लेकिन मतलब नए क्वेश्चन है लगभग, कुछ कह सकते हैं कुछ एक नए क्वेश्चन है, वो आपके लिए थोड़ा-सा बेहतर होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, फटाफट पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है? पाषाण युगीन जो मानव है को आग की जानकारी कब हुई थी? जो पाषाण युग का जो मानव था उसे आग की जानकारी कब हुई थी? ठीक है, उसे आग की जानकारी निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, कब उसे जानकारी हुई थी? तो इसका आंसर होगा निम्न पुरा का पाषाण काल में जो आग है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो गई थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक, वो उसका इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। ठीक, अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धान की खेती का प्राचीनतम तात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कश्मीर के बुर्ज, बिहार के चिरान, गुजरात के लोथल, उत्तर प्रदेश के कुल्डी हवा। कुल्डी हवा आप लोग पता होगा, बेलन नदी घाटी कहाँ पे? इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक, कहाँ पे है? तो ये इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से
यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन अक्सर छात्रों में हो जाता है, बच्चों में, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये तरीका है, जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल मिला था कृषि का, जो सबसे पहला एग्जाम्पल मिला था कृषि का पहला उदाहरण मिलता है, कहाँ से मिलता है दोस्तों? मेहरगढ़ से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती थी? गेहूं की खेती होती थी, और कितने साल पुराना है? लगभग 7000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है 7000 ईसा पूर्व का है। दूसरा है जो जो कुछ नई खोजें निकल के आई हैं, उसमें एक लहुर देवा किसी का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, लहुर देवा। ठीक है, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, कबीर नगर कहाँ है दोस्तों? अपना यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर नगर में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। काहे के? चावल। यहाँ पे चावल उत्पादित होता था। क्या उत्पादित होता था? कौन सा खाद्यान्न उत्पादित होता था? चावल। इनकी जो डेट मानी जाती है वो 8000 से 9000 ईसा पूर्व मानी जाती है, 9000 ईसा पूर्व मानी जाती है। एक और स्थल है जिसको हम लोग जानते हैं, कोल्डी हवा के नाम से जानते हैं, कोल्डी, कोल्डी हवा। यहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ पड़ता है? प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आंसर में लहुर देवा होगा, लहुर देवा होगा, तो आप लोगों को लहुर देवा लगाना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा इन तीनों में। अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात आ जाए तो लहुर देवा होगा। ठीक, क्योंकि इसमें 8000 से 9000 वर्ष पुराना है, ईसा पूर्व है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे चावल का पूछ लिया है, चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, चूंकि अगर इसके बाद लहुर देवा के बाद आंसर ये होना चाहिए था मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, और वहां पे चावल का ना हो के गेहूं का मिलता है। तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? कोल्डी हवा, 6500 साल वर्ष ईसा पूर्व पुराना। तो इस वजह से ये आंसर ये माना गया है। आप ये समझिएगा, थोड़ा जो माइनर डिफरेंस है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। किस वेद में कृषि दासियों का उल्लेख है? साथ ही सिंचाई के लिए नहर खोदने तथा टिड्डियों द्वारा फसल नष्ट होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, फसल नष्ट होने की भी जानकारी मिलती है कृषि दासियों का, यानी कि मैन दास नहीं, की मतलब फीमेल दासियों की बात की गई है। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में कहाँ पे चर्चा की गई है? फीमेल दासियों की, फीमेल स्लेव्स की चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद सिंचाई के लिए नहर खोदने और टिड्डियों द्वारा नगरों पे हमला करने और फसल नष्ट करने का भी उदाहरण मिलता है। तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, क्या मिलता है? अथर्ववेद में ये एग्जाम्पल मिलता है। चौथा है, अष्टकर्णी शब्द का संदर्भ किस पशु से किया गया है? अष्टकर्णी का संदर्भ किस पशु से किया गया है? सामने है बैल, गाय, बकरी और घोड़ा। बैल, गाय, बकरी और घोड़ा। ठीक है, बैल, गाय, बकरी और घोड़ा। ठीक, बैल, गाय, बकरी और घोड़ा किस पशु से किया गया है? अष्टकर्णी शब्द का प्रयोग किस पशु से किया गया है? वो पशु है गाय। अष्टकर्णी इसको इसलिए गाय को बोलते हैं क्योंकि इसको कानों के 8 प्रकार से छेद दिया जाता था, उसमें कुछ कुंडल वुंडल पहनाए जाते थे, ताकि जो बुरी चीजें हैं, कोई बीमारियां ना आ पाए, भूत प्रेत इस तरीके की चीजें कुछ इसको ना परेशान कर पाए। और चूंकि गाय सबसे पवित्र पशु माना जाता था, इसलिए इस प्रकार की चीजें इसके साथ होती थी। पांचवा है, जो प्रमुख जनपद थे उनकी राजधानियां हैं, प्रमुख जनपद और उनकी राजधानियों की चर्चा की गई है। तो फटाफट अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कौशल देश की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कौशल देश की दो राजधानियां थी, एक श्रावस्ती थी और एक साकेत थी। क्योंकि ये उत्तरी और दक्षिणी भाग में डिवाइड थी, इसलिए इसकी दो राजधानियां मानी जाती हैं। चेदी राजधानी क्या थी? शक्तिमती या सोक्तिमती जिसको हम लोग बोलते हैं। ये कहाँ का? चंदेल, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वो क्षेत्र माना जाता था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य जो है राजस्थान में एक क्षेत्र पड़ता है, मेरे ख्याल से जयपुर, जोधपुर के आसपास का शायद क्षेत्र, जहाँ अगर मैं थोड़ा अगर गलत ना हूँ तो। ठीक है, तो मिला लेते हैं। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ठीक है, इसका होगा डी आंसर। आगे हमारे पास है 6, औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रौंदने के लिए भेजा गया था? ठीक है, खाफे खां, शाइस्ता खां, दिलेर खां, मुबारिज खां।
जैसे शिवाजी की जो बढ़ी हुई शक्ति थी उसको रोकने के लिए जो सबसे पहले बीजापुर के सुल्तानों ने प्रारंभ किया था, जैसे अफजल खां को भेजा गया था, अफजल खां को इन्होंने मार गिराया था, किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। उसके बाद 1660 में जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने इनका दमन करने के लिए, शिवाजी का दमन करने के लिए अपने एक मामा लगते थे रिश्ते के, उनको भेजा था। हालाँकि उनको प्रारंभिक सफलताएँ मिली थी, जैसे पूना, चाकन वगैरह पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन शिवाजी ने अपने 400 लड़ाकों के साथ उनका जो पूना में जहाँ पे वो रुके हुए थे, जिस महल में रुके हुए थे, उस महल पे उन्होंने रात्रि काल में अटैक कर दिया, सडनली अटैक किया था, यानी कि छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया था। और उस युद्ध में शाइस्ता खां अपनी जान बचा के भाग गया, परंतु उसके जो पुत्र थी उसकी उसका जो पुत्र था उसकी डेथ हो गई थी। इसमें शाइस्ता खां का एक अंगूठा भी कट गया था। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? शाइस्ता खां। क्या आंसर होगा? शाइस्ता खां। प्लीज इसका एक नाम और था, उसको हम नाम किस नाम से जानते हैं? अब्दुल्ला भतारी। अब्दुल्ला भतारी। अगर शाइस्ता खां की जगह अब्दुल्ला भतारी दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, अब्दुल्ला भतारी लगा देना है। इनका एक नाम था अब्दुल्ला भतारी। 7वें स्थान पे बाबर के वकील निजामुद्दीन में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं के उत्तराधिकार से वंचित करने हेतु एक षड्यंत्र रचा था। वह किसको राजगद्दी पे बैठाना चाहते थे? क्योंकि ये जो व्यक्ति थे वकील निजामुद्दीन, इनका ऐसा मानना था हुमायूं पूर्ण रूप से अयोग्य है, वो शासन करने के लिए पूर्ण रूप से अयोग्य है, उसकी योग्यता नहीं रखता है। तो उन्होंने किसको बैठाने का प्रयास किया था? मेहंदी ख्वाजा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मोहम्मद जमा मिर्जा, सुल्तान हसन मिर्जा। किसको बैठाने का प्रयास किया था? ये बैठाने का प्रयास किया था मेहंदी ख्वाजा। ठीक है। मेहंदी ख्वाजा क्या थे? इनके बहनोई थे, जैसा कि लिखा हुआ है बाबर के बहनोई थे। बाबर बाबर के बहनोई थे, बहनोई। ठीक। और इनकी पत्नी कौन सी थी? खानजादा। ठीक है, खानजादा। ठीक है, इनकी पत्नी थी खानजादा। अभिनव सात का है। बिल्कुल ठीक है अभिनव, सात का है। क्या हुआ? आगे चलते हैं। 8वां। स्वागत है अभिनव, आपका स्वागत है। अभी तक गीता जी नहीं आई हैं, लग रहा है भूल भाल गई हैं। उनको लग रहा होगा 11:30 बजे क्लास होगी। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ है सम्राट शाहजहां के काल में रचा गया था? जो फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ है सम्राट शाहजहां के शासन काल में रचा गया था। मुंतखाल तवारिक, फुतुहात आलमगिरी, पातशाहनामा, तारीख अल्फी। ठीक है, कौन सा रचा गया था? तो दोस्तों ये रचा गया था पातशाहनामा। पातशाहनामा जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो लिखा गया था, शुरू के जो 10 वर्षों का इतिहास है, मोहम्मद काज़वीन ने लिखा था। किसने लिखा था? मोहम्मद काज़वीन ने लिखा था प्रारंभिक 10 वर्षों का इतिहास। ठीक है, 10 वर्षों का जो इतिहास लिखा था शाहजहां के शासनकाल का, वो लिखा था मोहम्मद मोहम्मद काज़वीन। ठीक है, ठीक है, मोहम्मद काज़वीन ने लिखा था। फिर उसके बाद इन्होंने अपॉइंट किया था अब्दुल हमीद लाहौरी को। अब्दुल हमीद लाहौरी को। ठीक है, इन्होंने अगले 20 वर्षों का इतिहास लिखा था। अगले जो 20 वर्ष हैं उनका इतिहास लिखा था। ठीक है, तो पातशाहनामा। ठीक। आगे चलते हैं। 1892 के काउंसिल एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार प्रस्तुत करना। हमको काउंसिल एक्ट से संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद सत्ताधारियों को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन के हेतु बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाही और प्रांतीय वैधानिक काउंसिलों का विस्तार हुआ। तो ये तो ठीक ही है। हाँ ये ठीक है। राष्ट्रवादी 1892 के एक्ट के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों से संतुष्ट थे। तो देखिए उस समय राष्ट्रवादी इन चीज़ों के परिवर्तनों से संतुष्ट होने वाले नहीं थे, क्योंकि उनका कोई उसका बहुत बेनिफिट नहीं मिलता था। क्योंकि इस समय इस जो 1892 का जो काउंसिल एक्ट था, इसका सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें जो काउंसिल से जो आंसर किया, मतलब क्वेश्चन किया जा सकता था, मतलब प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था काउंसिल से। ये इस एक्ट में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इसका तो आंसर एक होगा। ठीक है। 10 है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों में से कौन सा सही है? विचार करना। अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वतंत्रता आरंभ की गई थी। द्वैध शासन को आरंभ करके। फिर सेकंड क्या कहता है? समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन थे, केवल एक सदन के थे, जिसको विधानसभा कहते थे। दोस्तों पहला सही है बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल गलत है। जो
बिल्कुल गलत है। समस्त प्रांतीय विधानमंडल एक सदन नहीं थे। इसमें से बिहार हो गया, चेन्नई हो गया, बम्बई हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया और इसके अलावा बंगाल हो गया। ये सब द्विसदनीय थे, ठीक है? और आसाम हो गया, ये सब थे द्विसदनीय थे, ना कि एक सदनीय थे। तो ये दूसरा वाला कथन बिल्कुल अनुचित है। तो आंसर क्या होगा? केवल एक, ठीक है? पहले वाला बिल्कुल ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 11 पे। ऋग्वेद के किस मंडल में यह कथन है कि अश्विन देवताओं ने मनु को हल चलाना सिखाया था? ऋग्वेद के किस मंडल में यह कथन है कि जो अश्विन देवता थे उन्होंने जो मनु थे, मनु को हल चलाना सिखाया था, मतलब कृषि करना सिखाया था। तो इसका आप लोग आंसर कीजिएगा। और आंसर करने के साथ साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके अलावा शेयर भी करिएगा। अश्विन देवताओं को मनु को हल चलाना सिखाया था। 11 का ए, चतुर्थ मंडल, द्वितीय मंडल, चतुर्थ प्रथम मंडल है। चतुर्थ मंडल दो बार कर दिया है। तो ये बात कही गई है प्रथम मंडल में, ठीक है? चतुर्थ मंडल में ये बात नहीं कही है, ये बात कही गई है प्रथम मंडल में, ठीक? तो 11 का होगा डी। तो ये बात कही गई है प्रथम मंडल में, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग 12 पे। मध्य पाषाण कालीन स्थल मोरहाना पहाड़, बगही खोर, लैखिया स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 11 का बी होगा। 11 का बी, द्वितीय मंडल में। नहीं, मेरे ख्याल से तो प्रथम मंडल में ही है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो प्रथम मंडल में ही है। एक मिनट देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। नहीं, हाँ, प्रथम मंडल में ही है, ठीक। प्रथम मंडल में ही है। ऐसा ना, अब जब आप जैसे जो इतिहास के जानकार लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे रीचेक करना ही पड़ता है। कारण क्या क्या हो सकता है, कहीं मुझसे ही गलत लग गया हो चीजें, ठीक है? मनु को हल चलाना सिखाया था, डी है, ठीक। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल मोरहाना पहाड़, बगही खोर और लेखिया जो स्थल है किस जगह से ताल्लुक रखते हैं? मैंने उत्तर प्रदेश भी डाल दी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से ताल्लुक रखते हैं? वाराणसी, इलाहाबाद और सहारनपुर और प्रतापगढ़। तो दोस्तों, ये जो ताल्लुक रखते हैं मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है, ये ताल्लुक रखते हैं कहाँ से दोस्तों? मिर्जापुर से। मिर्जापुर, ठीक है? ये तीनों जो स्थल है मिर्जापुर से ताल्लुक रखते हैं। चूंकि ऑप्शन में ये कोई नहीं है तो ये कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है? ये जो स्थान तीनों पड़ते हैं ये मिर्जापुर में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? मिर्जापुर में। अगर कहीं आ जाए तो ये मोरहाना पहाड़ तो खास खैया तो इम्पोर्टेंट है ही। मोरहाना पहाड़ अभी तक कहीं पूछा नहीं गया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर। आगे है 13। मध्य पाषाण कालीन का जो प्रमुख स्थल है बागोर, जो भीलवाड़ा जिला राजस्थान में पड़ता है, का उत्खनन किसने किया था? कल आपने जैसे पूछा था ना, एक बाघोर, एक दो चीजें हैं। मैं बागोर मध्य पाषाण कालीन है, एक बाघोर करके एक जगह पड़ती, बाघोर, वो एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश में। तो जो एक बाघोर जगह है वो एमपी मध्य प्रदेश में है। वो उत्तर मतलब उच्च पूरा पाषाण काल से वो ताल्लुक रखती है। और ये बागोर है जो भीलवाड़ा जिले में है, कहाँ पे? राजस्थान में। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? वीएन मिश्रा, बीएस वाकाणकर, जीआर शर्मा और आर के वर्मा, ठीक है? इसके उत्खननकर्ता कौन थे? किसने इनका उत्खनन किया था, ठीक? तो ये उत्खनन किया था बीएन मिश्रा ने, ठीक है? बीएन मिश्रा ने किसका उत्खनन किया था? बागोर का उत्खनन बीएन मिश्रा ने किया था। 13 का ए, 13 का ए बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। किस नवपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लोह कालीन संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं? मतलब पाषाण काल के साथ साथ लोह तथा उसके भी अवशेष मिलते हैं। किसके? लोह कालीन संस्कृति के, ताम्र तथा लोह कालीन संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। ये मिलते हैं मह मगहदा, पंचो, कोल्डी हवा और दमदमा। कहाँ से मिलते हैं? मतलब तीनों नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लोहकालीन संस्कृतियों के भी अवशेष मिलते हैं। यानी कि उसके बाद कई संस्कृतियां उसमें पनपी थी। कहाँ मिलते हैं? तो ये दोस्तों मिलते हैं कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है? आप सभी लोग जानते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है? अगला है 15।
बौद्ध धर्म में संघ में भिक्षुओं को वस्त्र देने के लिए एक समारोह आयोजित किया जाता था। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? या जैसे जो संघ में जो लोग प्रवेश पाते थे, उन प्रवेश पाने वाले लोगों को क्या एक प्रक्रिया द्वारा उनको वस्त्र प्रोवाइड किया जाता था, जो वो वस्त्र पहनते हैं। 14 का सी, ठीक है। उस वस्त्र जो प्रोवाइड करने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? जो समाज जो आयोजन होता था, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? ये पूछा गया है। पतिमोक्ष, मनंत, परिवास और कंथिन। क्या कहा गया? क्या क्या कहा जाता था दोस्तों? ये कहा जाता था कंथिन। क्या कहा जाता था? कंथिन। ठीक है। 15 का डी। ठीक है, 15 का डी है। अगले पे चलेंगे हम लोग। 16 है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। वो कथन पे विचार करने के बाद ही पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। राजा राम मोहन राय ने 1833 में मृत्यु के उपरांत देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता बने थे। हालांकि ये सही भी है गलत भी है, ठीक। क्योंकि 1833 के बाद सबसे पहले उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। फिर 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। तो ऊपर वाला ठीक है, गलत नहीं कहा जा सकता उसको, ठीक। देवेंद्रनाथ ने तत्वबोधिनी सभा जो प्रगतिशील लोकमत तथा धार्मिक विचारों के व्यक्ति के लिए एक मंच थी, स्थापित कर राजा राम मोहन राय के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया था। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात सभा ने किस आंदोलन सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी? ठीक है, गुजरात सभा ने किस आंदोलन, अहमदाबाद मिल कामगारों का आंदोलन, खेड़ा के कृषकों का आंदोलन, बारडोली में कृषकों का आंदोलन और नमक सत्याग्रह। 16 का सी। हाँ ठीक है। और 17 में कौन से आंदोलन में दोस्तों? खेड़ा आंदोलन, ठीक है। खेड़ा के कृषकों का आंदोलन जो हुआ था गुजरात में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये प्रारंभिक जो जिसमें महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक थे, जो वहां से लौट के आए थे दक्षिण अफ्रीका से, उन्होंने कुछ आंदोलनों में भाग लिया था। जैसे चंपारण पहला आंदोलन था, फिर खेड़ा और अहमदाबाद और फिर खेड़ा आंदोलन। इन आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ था? ठीक। कौन सी नदी है? भरावी, भोगावो, चित्रा और चक्रा। ठीक है। भोगवा नदी है, ठीक है। वो भोगावो लिखा हुआ है तो भोगवा नदी है ये, बी, भोगवा नदी। ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 19 पे। बौद्ध मत में पति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? पति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? जैसे महायान बौद्ध मत का विवरण था, हीनायन बौद्ध मत का विवरण है, संघ के नियम है, राजा मेनांडर के प्रश्न है। पति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? पति मोक्ष से यहाँ पे अभिप्राय है संघ के नियम। जो संघ के नियम होते थे उनको पतिमोक्ष बोला जाता था दोस्तों, ठीक है, उनको पतिमोक्ष बोला जाता था। चलिए आगे चलते हैं। 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हल्दी घाटी में 1576 में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। ये बिल्कुल ठीक है नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। 1576 में जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध खड़े हुए थे वो राजा मान सिंह थे, ना कि राजा भगवान दास। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और फिर सेकंड क्या कहता है? मान सिंह ने 1586 में कश्मीर के जो शासक थे यूसुफ खान को पराजित करके कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। तो ये दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे राजा मान सिंह नहीं थे, राजा भगवान दास थे। दोनों चीजें पलट दी गई हैं। तो इस हिसाब से दोनों ही गलत हैं, यानी कि ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो लास्ट ऑप्शन यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति में जो अलवर संत थे विष्णु चित्त का जीवन व्रत है, उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन तथा उनकी दत्तक पुत्री गोदा व भगवान रंगनाथ के बीच प्रेम संबंध दिखाया गया, मतलब प्रणय का वृत्तांत मिलता है। स्वरोचित संभव, अमुक्त मलियद, राघव पांडवी और पांडुरंग महात्म्य। ठीक है, किसके बीच में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है अमुक्त मलियद में। अमुक्त मलियद तेलुगु में लिखी गई है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि आमुक्त मलियद किसके द्वारा लिखा लिखा गया है और किस लैंग्वेज में लिखा गया है।
ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि उसकी जो विषय कैसा है, अवुक्त मलयद का विषय क्या है, ठीक है। 22 पे है, ठीक है। जो जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन पे थी, दिल्ली सल्तनत जब डिक्लाइन पे थी, उसके डिक्लाइन के बाद जो विभिन्न राजवंश उभर के आए थे, जिसमें बहमनी और विजयनगर राजवंश था, जिसमें से बहमनी राज भी जब डिक्लाइन पे गया था, तो उससे बिखर के ये जो 3 2 5, ये जो 5 राजशाही स्थापित हुई थी, उनसे बिखरने के बाद स्थापित हुई थी, उनकी चर्चा की गई है। तो आदिल शाही आप सभी लोग जानते हैं, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से संबंधित थे। और निजाम शाही अहमदनगर से संबंधित है। कुतुब शाही गोलकुंडा से कुली कुतुब शाह, ठीक है, गोलकुंडा से संबंधित है। और इमाद शाही ये बराड़ से संबंधित, और बीदर शाही बरीद शाही, ठीक है, बीदर से संबंधित है बरीद शाही। तो एक का चार, एक का चार, ई का पाँच, एक का चार, एक का चार, ई का पाँच, ठीक। इसको ऐसे ही मिला लेते हैं, एक का चार, एक का पाँच, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। आगे चलते हैं 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई होम चार्जेस नीति को वर्णित करता है, ठीक है। जो होम चार्जेस नीति है, उस नीति को वर्णित करता है। कौन सी चीजें वर्णित करता है, ठीक है। लंदन में इंडियन ऑफिस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड उनकी स्थापना के लिए भुगतान करना, ठीक है। शहरी क्षेत्र में गृह कर और कृषि कर, भारत में आधिकारिक संरचना विकास के लिए उद्दिष्ट निवेशक राशि, और इंग्लैंड से भारत में तैयार माल के स्थानांतरण पर आने के लिए वाला प्रभाव। देखिए, ये भी जो होम चार्जेस थे, ये भी एक तरीके से ड्रेन थ्योरी का ही एक हिस्सा थे। भारत से अधिक धन उगाही करने का एक तरीका था। ये किस पे लगाया जाता था? जो भारत में जो इंडिया हाउस थे, इंडिया हाउस के जितने एक्सपेंसेस थे, उस एक्सपेंसेस उनके, जैसे कि उसका जो मैनेजमेंट हो गया, उसकी जो लिखा पढ़त हो गई, उसके जो एम्प्लॉय हो गया उनकी सैलरी हो गई, उनके जो अधिकारी हो गए उनकी सैलरी हो गई। तो ये पूरा मैनेजमेंट के लिए जो पैसा होता था, वो उसको होम चार्जेस के थ्रू ये लोग भारत से वसूलते थे। तो एक तरीके से क्या था, आंसर होगा पहला, ठीक है। जैसे वेतन भत्ते और पेंशन वगैरह। 24, प्राचीन नदियों का नाम दिया गया, फिर आधुनिक नदियों का नाम दिया गया है। सुमेलित कर लेता है। वितास्ता नदी, वितास्ता को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। अस्कनी को हम लोग चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। परशुरानी को रावी नदी से जानते हैं, और व्यास को पिपासा नदी से जानते हैं, ठीक है। तो ए का बी का एक, ए का तीन, बी का एक, ए का तीन, बी का एक, सी का पाँच, ठीक है। 24 का सी। आज लग रहा है गीता जी आज मेरे ख्याल से आ नहीं पाएंगी, बिजी बिजी लग रही हैं, शायद किसी कार्य में फंसी हुई हो। तो आज अभिनव आप अकेले ही हो। अ, उससे पहले जब स्टार्टिंग किए थे, जब कोई दूसरे ऐसा ना, बच्चों ने बहुत से इधर उधर एडमिशन ले रखे हैं, तो हो सकता है दूसरी क्लासेस भी चलती हूँ, तो वो लोग वहाँ एंगेज रहते हो। चलिए आगे चलते हैं 25 पे। किस स्थान पर काशी के दो ब्राह्मण सारिपुत्र और मुदगलायन बुद्ध के शिष्य बने थे? ये दोनों शिष्य महात्मा बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्यों में इनकी गिनती होती है। तो किस स्थान पर ये बने थे, ठीक है। किस स्थान पर इन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था? वैशाली, राजगृह, सारनाथ और श्रावस्ती। वैशाली, राजगृह, सारनाथ और श्रावस्ती, ठीक है। कौन थे? सारिपुत्र और मुदग लायन, ठीक है। ठीक है। बताइए दोस्तों, किस स्थान पर? ये स्थान था राजगृह, ठीक है। राजगृह पे 25 का बी, बिल्कुल ठीक है 25 का। 26 से परिपल्स ऑफ द अरिथन श्री में किस सातवाहन शासक को एल्डर सोरोगोनस के नाम से जाना गया है? एल्डर सोरोगोनस कहा गया है। पेरिपल्स ऑफ द अरिथन श्री में किस सातवाहन शासक को एल्डर सोरोगोनस कहा गया है? ये कहा गया सिमुक को, सातकर्णी प्रथम को, गौतमी पुत्र सातकर्णी को, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। किसके लिए एंडर गोनस नाम की उपाधि दी गई है? किसको दी गई है ये उपाधि? दी गई है सातकर्णी प्रथम को। किसको उपाधि दी गई है? ये उपाधि दी गई है सातकर्णी प्रथम को। 26 का बी। श्री सत नामक मुद्रा किस सातवाहन शासक से संबंधित है? श्री सत सात नामक जो मुद्रा है, किस सातवाहन शासक के से संबंधित है? तो सातवाहन शासकों के नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम, यज्ञ श्री सातकर्णी और पुलमावी। 26 का बी।
26 का, हाँ बी ठीक है, 26 का सातकर्णी प्रथम, ठीक है। श्री सात नाम की मुद्रा किस सातकर्णी राजवंश के शासक से संबंधित है? ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ए बी सी और डी, ठीक है। ऑप्शन चारों के चारों आपके सामने हैं। तो दोस्तों मैं पहले ही बार बार बीच में बोलना पड़ता है, क्या करें भाई, प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो खाएगा क्या आदमी। हालांकि वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है सिवाय ज्ञान के, इसके अलावा कुछ और धन वन नहीं मिल रहा है। तो आप सभी लोगों से बस ये है कि अगर आप लोग फॉलो अगर उसमें करते रहेंगे, इधर-उधर लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे, तो थोड़ा-सा हो सकता है कि कुछ लोग और जुड़े हैं, तो कुछ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करिएगा, और बाकी सब आप लोग तो जानते हैं, ठीक। तो 27 का बी, ठीक है, 27 का बी, सातकर्णी प्रथम। 28 क्या कहता है? वैदिक पदावली है और उसको किस अर्थ में लिया गया है उसकी चर्चा की गई है। तो मुनि, मुनि क्या होता था? मुनि उसको बोलते थे जो पावन पुरुष होता था, जो मतलब ऋषि वगैरह होते थे, योग वगैरह करते थे, मतलब संन्यास लेने के बाद उनको क्या बोलते थे? मुनि बोलते थे। उद्गात्री या उद्गाता क्या बोलते थे? सामवेद के जो ज्ञाता थे उनको बोला जाता था। और पुरुष हम लोग आद्य पुरुष को जानते हैं, ठीक है। आद्य पुरुष किसको बोलते? पुरुष सूक्त, आप लोग जानते होंगे ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, ठीक है। आर्यमाण किसको कहा जाता था? विवाह का संरक्षक, उसको आर्यमाण कहा जाता था। तो मिला लेते हैं, डी का एक है, तो डी का एक ही है, तो फिर यही है, बी सही होगा, ठीक है। 28 का बी। अगला हमारे पास है 29, मैगस्थनीज के अनुसार 28 का बी, ठीक। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का एक नगर एक सीमित द्वारा समिति द्वारा शासित थी। इस समिति में कितने सदस्य थे? मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में एक जो नगर व्यवस्था थी, नगर व्यवस्था में एक समिति कार्य करती थी, उस समिति में कितने सदस्य होते थे? 10 थे, 15 थे, 30 थे, 40 थे, कितने सदस्य थे? ये सदस्य थे 30, ठीक है। 6 समितियां होती थी, 6 समितियां होती थी, ठीक है, 6 समितियां होती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, मल्टीप्लाई हो गया 30 सदस्य, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी। दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देते हैं, था, स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, उसके शासनकाल से संबंधित है। किसके शासनकाल से संबंधित है? यह है रामगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। किसके शासनकाल से संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है कुमारगुप्त प्रथम से। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासक, गुप्तों के ऐसा शासनकाल था या फिर ऐसा शासक था जिसके समय में सबसे अधिक अभिलेख इसके शासनकाल के मिले हैं। मेरे ख्याल से उनकी संख्या शायद संभवतः 18 है। 18 अभिलेख किससे जुड़े हुए मिले? कुमारगुप्त प्रथम से। और दामोदरपुर ताम्र अभिलेख, बेग्राम ताम्र अभिलेख, ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ये मिलते हैं तो आपको बेग्राम तो उसमें है, कहाँ से? आजकल के जो बांग्लादेश में, ठीक। 30 का सी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अजंता की गुफा 16 को उत्खनन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मतलब उसको जो जिसको 16 जो गुफा बनाई गई थी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी, नहपान द्वारा, बरहादेव द्वारा, विद्यासेन द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी गुफा नंबर 16? ठीक है, गुफा नंबर 16। अरे यार, ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी? 31 का ये बनाई गई थी विंध्यासेन। विंध्यासेन कौन थे? वाकाटक वंश के संस्थापक थे, वाकाटक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्यासेन। अगला है 32, कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? ठीक है। दुर्जनपुर स्थित रामगुप्त का जौन प्रतिमा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख। 31, 31 नहीं पता, 31 का क्या था? मैंने, हाँ 31 का विंध्यासेन, डी है इसका, ठीक है। विंध्यासेन जो वाकाटक वंश के संस्थापक थे, विंध्यसेन।
32 कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंश के रूप में उल्लेख करता है? सॉरी, दूसरा था थर्ड है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, चंद्र का महरौली स्तंभ अभिलेख। तो ये करता है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख। जैसे मथुरा स्तंभ लेख जब चंद्रगुप्त ठीक है, उसमें उदिताचार्य का एक कुशिक के वंश के रूप में उल्लेख हुआ है, किसमें? मथुरा स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मथुरा स्तंभ लेख। अगला है 33, निम्नलिखित में से किस एक सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला का विद्रोह हुआ था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। हाजी मौला का विरुद्ध किस एक शासक के शासनकाल का प्रमुख विद्रोह माना जाता है? हाजी मौला का विद्रोह। 32 बी ओके, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के समय में हाजी मौला का विद्रोह हुआ था, ठीक है। हालांकि बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको दबा दिया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 में अधिग्रहित कर लिया था? 1484 में इसने अधिग्रहित कर लिया था। कश्मीर, जौनपुर, नेपाल और गुजरात। ये थे जौनपुर, ठीक है। जो बहलोल लोदी थे, दिल्ली के सुल्तान जो बहलोल लोदी थे, लोदी वंश के जो संस्थापक के रूप में जिनको हम लोग जानते हैं, उन्होंने उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में ये देखा जाता है, उन्होंने जौनपुर की स्वतंत्रता को समाप्त करके उसको विजित कर लिया था। विजित करने के बाद उनको उसमें दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। अगला है 35, चोल राज्य में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार कीजिए। कोट्टम, उर और वलनाडु, ठीक। तो आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में इनका सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, सही अनुक्रम कौन सा है? उर सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। कोट्टम वलनाडु मतलब जिला, कोट्टम एक, वलनाडु जिला। कोट्टम एक तरीके से वो होते थे, क्या बोलते थे उसको, तहसील टाइप के थे क्या? 3-1-2, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। 3-1-2 मंडल थे, वलनाडु था, कुट्टम था, कुर्रम नाडु थे, कुर्रम था और ग्राम, और फिर लास्ट में और, ठीक। आगे चलते हैं। 36, निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु वराह का अवतार दर्शाया गया है? ठीक है, बड़ा जो विष्णु का जो वराह अवतार है उसको दर्शाया गया। उदयगिरी गुफा अभिलेख विदिशा, एलोरा गुफा औरंगाबाद, हाथी गुफा भुवनेश्वर, एलिफेंटा गुफा मुंबई। तो ये दर्शाया गया है उदयगिरी गुफा में दर्शाया गया है विदिशा, ठीक है। उदयगिरी जो गुफा है, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल की जो उदयगिरी गुफा है, इस उदयगिरी गुफा में इनके जो एक प्रशासक थे, इनके जो शायद सचिव थे या सेनापति थे कह सकते हैं, वीर सेन, जो कि शैव मतालंबी थे, उन्होंने उदयगिरी गुफा में एक लेख लिखाया जो शैव मतालंबी होने का उनके प्रमाण देते हैं। किसका? वीर सेन का। उसी में ये समझ लो, ये वराह जो प्रतिमा के रूप में विष्णु को दिखाया गया है। किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों के कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया है? नवीन मुसलमानों के कार्रवाई का अमीर खुसरो तथा अफीक द्वारा, इसामी तथा बर्नी द्वारा, या सरहिंदी तथा इबन बतूता के द्वारा, इसके अलावा अब्दुल्ला तथा रिजकुल्ला मुस्ताकी के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये प्रस्तुत किया गया इसामी तथा जियालुद्दीन बर्नी के द्वारा। इन्होंने एक दिन में भारी संख्या में 30 से 40 हजार जो नवीन मुसलमान था उसका कत्ल करवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि नवीन मुसलमानों ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह किया था, उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा था, और जिससे क्रुद्ध होकर अलाउद्दीन खिलजी ने एक दिन में शायद 30 से 40 हजार मुसलमानों का कत्ल करवा दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 37 का बी। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था।
अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में पुनर्विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। इनमें से कौन सा ठीक है? 38 का इसमें से कौन सा आप लोगों को सबसे उपयुक्त जो वो है, उपयुक्त इसका वो है आंसर है। हालांकि इसका आंसर जो होने वाला है बहुत इजी है, क्योंकि जो अकबर थे, अकबर ने जो सती प्रथा पे निषेध लगाया था, कुछ समय के लिए निषेध लगाने का प्रयास अवश्य किया था। हालांकि वो बाद में आदेश इन्होंने वापस भी ले लिया था, क्योंकि ये जो जनता थी, थोड़ा सा प्रतिरोध झेलना पड़ा था जनता का। हालांकि बाद में जब हम देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो 38 का ए, बाल विवाह को हतोत्साहित किया था हिंदुओं में पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। नहीं, दोनों ठीक हैं। 38 का एक दोनों ठीक होगा। ठीक है, 38 के दोनों ठीक होंगे। बाल विवाह को हतोत्साहित किया मतलब बाल विवाह को एक तरीके से बैन करने का प्रयास किया था अकबर ने। तो हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन इन्होंने दिया था। तो ये दोनों ठीक है। क्या हो गया? 39 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वो मनसबदारी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के बारे में चर्चा करनी है हम लोगों को। तो पहला क्या कहता है, मनसब पद सोपर में मनसबदार की हैसियत निर्धारित करता था, परंतु उसका वेतन नहीं। मनसबदार की हैसियत तो निर्धारित करता था, परंतु उसका वेतन नहीं। ऐसा नहीं है, मनसबदारी व्यवस्था में पदानुक्रम था, वेतन था और घुड़सवारों की संख्या थी। 3 थे, मतलब सवार 3 उसके पैटर्न थे। पदानुक्रम, मनसबदार का पद किस किस पदानुक्रम में है, फिर उसके बाद उसका जो सवार घुड़सवारों की संख्या, फिर उसके बाद उसका वेतन। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक नहीं, पहला वाला गलत हो जाता है। तो मनसबदार को अनुमत सशस्त्र अनुजीवियों की संख्या निर्धारित नहीं करता था। ठीक। और मनसबदारी एक एकल सेवा थी, जिसमें सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व जुड़े हुए थे। सभी मनसब धारक अमीर आजम कहलाते थे। ठीक। तो इसमें से देखिए, सभी मनसब धारक अमीर आजम नहीं कहलाते थे। जैसे 400 तक का जो मनसब था, 400 तक के मनसब को हम लोग क्या बोलते थे? मनसबदार बोलते थे, 400 के तक के मनसब को। फिर 500 से लेके 2500 तक के मनसब को उमरा बोला जाता था, अमीर या उमरा बोला जाता था। फिर 2500 से ऊपर मतलब 3000 तक के मनसब को, 3000 से ऊपर वाले मनसब को जो मनसबदार होते थे, उनको उमरा ए किनार तथा अमीर ए आजम बोला जाता था। ठीक है, उनको क्या बोला जाता? उमरा ए किनार या अमीर ए आजम बोला जाता था। ये सभी मनसबदार यहाँ पे गलत होगा, यानी कि 3000 से ऊपर का जो मनसब मिलता था, 3000 से ऊपर, तो उनको उनको ये पदवी दी जाती थी, अमीर आजम कहा जाता था। और मनसबदारी एकल सेवा थी, जिसमें सैनिक और असैनिक दोनों कार्य देखने पड़ते थे। ये बिल्कुल ठीक है। तो केवल 3 ठीक होगा और ये भी गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया, तो चलते हैं, आगे चलते हैं। 40 है, लॉर्ड वेलीजली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जो टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने 1799 में किसने अंग्रेजों की सेना की मुख्य कमान संभाली थी? आर्थर वेलीजली, जनरल हैरिस, कर्नल रीड और जनरल स्टुअर्ट। किसने उसकी जो मेन कमान संभाली थी? वो कमान संभाली थी जनरल हैरिस ने। ठीक है, जनरल हैरिस ने मेन कमान संभाली थी श्रीरंगपट्टनम में। जो समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, 1799 में उन्होंने पट्टनम पे अटैक किया और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम का जो गेट था, किले का गेट था, वहां पे युद्ध करते हुए शहीद हो गए, वहां पे युद्ध करते हुए मारे गए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेशी मामले देखता था? अष्टप्रधान जो थे, उसमें विदेशी मामले देखता था पेशवा, सुमंत, पंडित राव और सचिव। कौन देखता था? तो ये देखता था सुमंत। सुमंत के पास क्या था? विदेशी मामले थे। ठीक है। और पेशवा क्या करता था? पेशवा जितने मंत्री परिषद, जितने मंत्री विभाग होते थे, उसका एक तरीके से उसको सर्विलेंस में रखता था, उसकी जांच पड़ताल करता था। और पंडित राव का धार्मिक मामले थे, सचिव का काम का पत्राचार वगैरह का काम होता था सचिव का। 42 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित जो
सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? विलियम पिट, हेनरी वेंसिटाट और एलिजा एम्पे जॉब चार्नक। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया था? एलिजा एम्पे को 1773 के कलकत्ता में। स्थापित कब हुई, स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की? 1774 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा इसके जो तीन और जज थे, एक थे चैम्बर्स थे, एक चैम्बर्स थे, एक लिमिस्टर थे और एक हाइट थे। इसके अलावा तीन और जज थे एलिजा एम्पे के अलावा, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट। ठीक, अगला है हमारे पास क्वेश्चन है 43 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना करने वाले इसकी जो जमींदारी प्रथा थी उसके बारे में चर्चा की गई है। जमींदारों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व में सरकार का भाग 70% निर्धारित किया गया था। ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये डिसाइड किया गया था 89%। ठीक है, ये सरकार का था, जमींदारों का था 11% मात्र। जमींदारों को कितना मिलता था? 11%। बाकी 89% क्या होता था? जो राजस्व होता था वो सरकार के पास जमा होता था। यदि किसी जमीन द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा ना हो कराया जा सके तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो इसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी एक निश्चित डेट पर। सूर्यास्त से पहले उसको वो राशि जमा करनी पड़ती थी। अलग अगर नहीं जमा कर पाता था तो वो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती। तो इसलिए इसको सूर्यास्त का नियम भी बोल दिया जाता है। कहीं कहीं इसको सूर्यास्त कानून भी बोला गया है। तो इसका आंसर होगा केवल दो। 44 क्या कहता है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक दिल्ली में हुई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई थी। इसमें किसने असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया था? ठीक है, गांधी जी के खिलाफ सूर्यास्त का, हाँ बिल्कुल, सूर्यास्त कानून जिसको बोलते थे, सही समझे हो। ठीक है, गांधी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे या निंदा प्रस्ताव लेके आए थे गांधी जी के खिलाफ? डॉक्टर बी एम मुंजे, सी आर दास, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो ये किया था डॉक्टर बी एस मुंजे ने। ठीक है, डॉक्टर बी एस मुंजे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक दिल्ली में हुई थी। उसमें बी एस मुंजे गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आए थे। अगला है हमारे पास 45। किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने व उसमें भाग लेने का प्रखर विरोध किया था? 44 का ए। हाँ ठीक है, खिलाफत। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने व उसमें भाग लेने का प्रखर विरोध किया था। ये एम जयकर थे, बी डी सावरकर थे, मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे। ए बी सी और डी, इसमें से कौन सबसे उपयुक्त आंसर है? ए बी सी और डी। ठीक, देखिए मैं देखिए जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर लेक्चर आपको पसंद अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। मैं हमेशा इसलिए कहता रहता हूँ ताकि अब कमेंट बॉक्स में अभिनव अकेले हैं, अगर कोई और भी साथ होता तो उनको थोड़ा-सा और आनंद आता। लेकिन थोड़ा-सा बोरियत उनको भी हो जाती है। अब मुझे तो पढ़ाना ही है, चाहे बोरियत हो या अथवा ना हो, ठीक है? और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर मैं देखिए पैसा तो नहीं मिल रहा है ना मुझे कुछ, लेकिन ना ही मुझे कोई हकीकत है। हम दोनों का एक तरी मेरे मेरे जो कॉलीग हैं, एक मतलब वेंचर टाइप का है। हम लोगों का बिल्कुल नया स्टार्टअप है। हमारे पास कोई अभी अर्निंग नहीं है, ज़ीरो नील बटा सन्नाटा अर्निंग है। एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस है, कहीं से कुछ पैसा आ नहीं रहा है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके अलावा टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, क्लासेस को अगर लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे तो उनको अच्छी लगेंगी तो वो आने का प्रयास करेंगे। और बाकी वो सब उनकी इच्छाओं के ऊपर निर्भर है। तो मेरा सभी आप लोगों से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, जितने लोग भी, अगर उनके जान-पहचान के लोग टीजीटी, पीजीटी वो किसी भी अगर किसी दूसरी संस्था से जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो आना
हेलो, हेलो, ठीक है। हाँ, किस केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू और केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पारित किया था मोतीलाल नेहरू ने? 48 का डी, ठीक। मेरठ षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र केस और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बात कही गई थी मेरठ षड्यंत्र केस में 1929 और 1933 तक चला था। और इसी मेरठ षड्यंत्र जो केस था, इसी केस में जो तीन तीन जो अंग्रेज थे, जो तीन कम्युनिस्ट जो अंग्रेज थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। बाद में, हालांकि बाद में जो दबाव थे, उन दबाव, गुड इवनिंग सर जी, बिट्टू गोयल, गुड इवनिंग। तो उनके दबाव में उन्होंने बाद में ये बाद में उनको रिहा भी कर दिया था, मतलब उनकी सज़ा काफ़ी कम कर दी गई थी। 49 का ए, ओके, ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस, ठीक। तो दोस्तों, आज अभिनव, आज का क्लास तो यहीं ख़त्म होता है और मुझे लगता है आज थोड़ा-सा जल्दी ही ख़त्म हो गया, 55 मिनट में ख़त्म हो गया है। क्योंकि दरअसल आज गीता जी नहीं है, क्योंकि वो बहुत घबराई-सी रहती हैं। हाय सर ये क्या होगा? हाय सर वो क्या होगा? तो बहुत घबराती है, बहुत मतलब अभी तो एग्ज़ाम में अच्छा खासा समय बचा हुआ है, चाहे तो बहुत अच्छे ढंग से मेहनत कर सकती हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकती हैं। हालाँकि जिस तरीके से मैंने उनको बताया पढ़ने का, अगर उस तरीके से पढ़ेंगी, तो मेबी वो कॉम्पिटिशन क्रैक कर सकती हैं, मतलब ठीक-ठाक नॉलेज है, बुरा तो नहीं कह सकता। थैंक यू सर जी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बिट्टू गोयल भैया, आपका, बिट्टू जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारी इस क्लास में। हालाँकि जब आप आए हैं तो ये मतलब एक फाइनल टच था। ये मतलब लेक्चर खत्म होने वाला था तभी आप आए हैं। लेकिन अगर आप आए हैं तो उसके लिए बहुत-बहुत अभिनंदन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर वगैरह और जीडीसी वगैरह और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और यूजीसी नेट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, इतिहास से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपका बहुत-बहुत स्वागत रहेगा इस संस्था में, ठीक? आप रेगुलर आ सकते हैं, 10 बजे से क्लास चलती है, आप चाहें तो रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप प्रॉपर आएँगे, अगर आ पाए तो, ठीक है? तो आज की क्लास का टाइमिंग 10 बजे से है, ठीक है? 10 ओ क्लॉक से 10 मतलब 10 बजे या 10 बज के 15 मिनट के आस-पास हमारी क्लास प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि हमारी एक 9 बजे एक और क्लास रहती है जीएस की। ठीक है, बिट्टू जी, जीएस की एक और क्लास रहती है 9 बजे, जिसमें ईएसओ के रिगार्डिंग क्लासेस चल रही हैं, जो ईएसओ हाल ही में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली हैं, उसके रिगार्डिंग जो जीएस का पोर्शन है, वो हम लोग। हाँ, पहली क्लास आपने अटेंड की है, वो भी बिल्कुल अंत में आके। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप आए, मैं कह रहा हूँ आप आए, उसका बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस क्लास में। तो अगर एएसओ के रिगार्डिंग अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो 9 बजे जीएस की क्लास चलती है हमारी और उसमें भी इतिहास का पोर्शन मैं ही करा रहा हूँ। और ये जो स्पेशल क्लास है, ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और यूजीसी नेट वगैरह के लिए स्पेशल क्लासेस चलती हैं। उसमें अगर अगर आपका ये अगर आपके ये एग्ज़ामिनेशंस हैं, तो अगर आप इसमें कॉम्पीट कर रहे हैं, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत रहेगा और आपका आने का फिर से धन्यवाद है, आप यहाँ पे आए, ठीक है? तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को, जो लेक्चर कैसा लगा, वो प्लीज़ बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का लगा, ठीक है? कितना सर पीजीटी ना? हाँ, टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री से, ठीक है? टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री ओनली, ठीक? और क्लास कैसा लगा आपको? टीजीटी, पीजीटी मतलब जीआईसी लेक्चरर में है, वो पीजीटी है, ठीक है? और इसके अलावा जीडीसी है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है और यूजीसी नेट है। समान रूप से उसके लिए लाभकारी क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप उसको जॉइन कर सकें तो आपको देखिए, आप मतलब आपको 100% बेनिफिट होगा। मैं इतना कह सकता हूँ, आपको आपका जो करंट नॉलेज है, जो अभी का नॉलेज है, हो सकता है बहुत अच्छा हो, तो मेरा काम है यहाँ पे उसको एनहांस करना,
ठीक है? उसको आपके नॉलेज को एनहांस करने का मेरा यहाँ पे काम है, आपको कुछ नई चीज़ें प्रोवाइड करने का काम है। क्वेश्चन तो देखिए जैसे बहुत सारे टीचर्स दे रहे हैं एक जैसे ही क्वेश्चन, उसी प्रकार के मेरे कुछ क्वेश्चन मेरे भी होते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे मेन मोटिव होता है कि आपकी प्रैक्टिस कराना। सेकंड कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रखना जो बहुत कम आए हैं या नहीं आए हैं या बिल्कुल संभावनाएँ जिनकी रहती हैं कि हो सकता है पूछा जाए लेकिन जो आए नहीं हैं। तो मेरे जितने 50 क्वेश्चन होते हैं हर लेक्चर में, इन 50 क्वेश्चनों में आपको 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल नए क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल भी नए, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन भी ऊट-पटांग नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके सिलेबस के रिलेवेंट होंगे और जो क्वेश्चन आते रहते हैं, उन क्वेश्चन से कहीं न कहीं कोरिलेट हो रहे होते हैं। हाँ, इतिहास, ठीक है? तो अगर आपके साथ का कोई और भी है जॉइन करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है दोस्तों, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का आपको कोई पे नहीं करना है, कुछ पैसा नहीं देना है, आपको बस आना है 10 बजे से और क्लासेस लेनी है, ठीक है? तो आपको बस यहाँ आना है, पार्टिसिपेट करना है और चूँकि ऐसा ना कमेंट बॉक्स में अगर बच्चे अच्छे हों, अगर देखिए मुझे कुछ मैं पहले ही अभी कुछ देर पहले ही बताया कि हम लोगों का बिल्कुल नया वेंचर है। बिल्कुल हम लोगों ने नया डाला है और मेरी भी क्लासेस बहुत अधिक नहीं हुई हैं। 60-70 क्लासेस हुई होंगी, तो बीच-बीच में गैप भी हो जाता है, हालाँकि कुछ समय से थोड़ा-सा रेगुलर हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग जानेंगे अगर देखिए बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं इतिहास के, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग आएँगे तो मैं इतना तो 100% कह सकता हूँ, कुछ बेहतर क्वेश्चन आपके नॉलेज में जुड़ जाएँगे बस। ठीक है? तो किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, किसी से ये नहीं है कि मैं उससे बेहतर, ये इस संसार में कुछ भी बेहतर नहीं है। एक एक चीज़ आप लोग दोनों को ही बता दूँ जो यहाँ मौजूद हैं, इस संसार में बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है? कुछ भी बेस्ट नहीं है, ना कोई इंसान, ना कोई जीव-जंतु, ना कुछ चीज़ें, ना कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ना ही और जो कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है तो बेस्ट भी नहीं हो सकती है। बस एक-एक शिगूफ़ा है बेस्ट होने का। हम लोग क्या हो सकते हैं, हम लोग हर दिन अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो हर दिन हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो हमको हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है बस, बेस्ट नहीं बनना है और बेस्ट बनने की सोचना भी नहीं है हम लोगों को। हमको बस इम्प्रूव करना है, विकसित होते जाना है। जैसे मानव है आज भी विकसित हो रहा है, विक आज भी विकसित हो रहा है, हम लोग विकसित पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन आज भी वो एक विकास की प्रक्रिया में लगातार चल रहा है और हम लोग भी उसी प्रक्रिया में लगातार चल रहे हैं। नॉलेज के रूप में हम लोग लगातार चल रहे हैं, हम लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज गेन करना है और जो अभी है उससे और बेहतर और जो बेहतर मिल जाएगा फिर उससे और बेहतर। एक ये प्रक्रिया है, उसको चलाते रहना है, बंद नहीं करनी है। नहीं, मेरी क्लास तो लगातार रेगुलर चल रही है, लगातार ये 6 क्लास है, मेरे ख़्याल से 6 प्रैक्टिस सेट है लगातार। इससे पहले मेरे जितने भी लेक्चर हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे यूट्यूब पे, जितने मेरे लेक्चर हैं प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक, वो टॉपिक वाइज़ लेक्चर हैं, ठीक है? हर टॉपिक से मैंने 100 या 100 से 120 तक क्वेश्चन कराए, हर टॉपिक से। ठीक है? चाहे और अगर आप पुराने प्लेलिस्ट में जाके उन क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद मिलेगा, आपको उसमें से कुछ नई चीज़ें भी मिल जाएँगी, ठीक है? कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है? कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप रेगुलर आ पाएँगे तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको मुझे बस आपके नॉलेज को एनहांस करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, मेन मकसद ये है। आपको बेहतर, 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 बेहतर और बेहतर होते जाना है। ये मेरा मेन एम है और अभी देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, कोई पैसा नहीं है, बस आपको आना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम पे आप लोगों को जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल आपके सामने है, ठीक है? जो नंबर आपके सामने है, चैनल भी आपके सामने है, उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना है ताकि प्रॉपर नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। नोटिफ़िकेशन में मिलने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा, हम लोग देखते हैं उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने जो सहयोगी हैं, मित्रगण हैं, उनको भी प्लीज़ क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक?
अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा शेयर कीजिएगा। अगर आप क्लास अच्छी लगी हो, उसमें करने में अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दूसरे बच्चों को सर्कुलेट कीजिएगा जो हिस्ट्री से टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चर वगैरह देने जा रहे हैं, तो उनको सर्कुलेट कीजिएगा, जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक? तो मिलते हैं दोस्तों, कल हमारी फिर मुलाकात होगी ठीक 10 बजे या 10 बज के 15 मिनट के बीच में हमारी एक फिर से क्लास होगी। फिर से 50 क्वेश्चनों का अ, एक तरीके से एक पूरा ग्रुप होगा और चूँकि थोड़ा-सा अगर लेट भी हो जाए तो वो क्लास ज़रूर करूँगा, ठीक? चूँकि लेट होने का ये रहता है, मैंने बताया ना कि 9 बजे भी मेरी एक क्लास रहती है जीएस की। तो कभी-कभी होता है वो अगर 10-5 मिनट ऊपर चली जाती है तो उसमें थोड़ा-सा लेट हो जाता है। अदरवाइज़ मेरी 10 बजे 10 से 15 10 या 10-15 के बीच में क्लास प्रारंभ हो जाती है। तो ख़ैर दोस्तों बिट्टू जी आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत-बहुत अभिनंदन और आपसे मिलके अच्छा लगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो और कल आपसे फिर मुलाकात होती है, ठीक 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, गुड नाइट और हैव अ नाइस डे। आपका कल का भी दिन शुभ हो, आज का तो निकल ही गया है। चलिए, ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।